तो भाई वैसे तो इस बात में कोई शक नहीं है कि आईपीएल 2025 के लिए जिस टीम के स्क्वाड को हर किसी ने सबसे बेहतरीन स्क्वाड बोला है वो कोई और टीम नहीं, वो है मुंबई इंडियंस। क्योंकि मुंबई इंडियंस ने मेगा ऑक्शन से पहले जिन प्लेयरों को रिटेन कर लिया था वो ही इतने बेहतरीन हैं कि हर कोई कह रहा है कि भाई इससे बेहतर स्क्वाड आखिर किस टीम का हो सकता है। क्योंकि इन्होंने पहले से ही रोहित शर्मा को रिटेन कर लिया था, पहले से ही सूर्य कुमार यादव को रिटेन कर लिया था जो कि टी20 के नंबर 1 रैंक के बैट्समैन हैं। उसके अलावा तिलक वर्मा को रिटेन किया था जिनका फॉर्म इस समय कमाल का चल रहा है। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह इनके पास हैं और साथ में हार्दिक पांड्या जैसे दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर का तड़का भी इस टीम में ऑलरेडी लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद जब मेगा ऑक्शन हुआ इन्होंने कुछ अच्छे प्लेयर्स खरीदे, कुछ एवरेज प्लेयर्स खरीदे और कुछ बेकार प्लेयर्स भी खरीद लिए। लेकिन भाई अगर आप इनकी टीम के स्क्वाड को अच्छे से देखें तो इनकी टीम में ओवरसीज प्लेयर तो टोटल 8 हैं, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोई भी टीम 8 ही ओवरसीज प्लेयर्स खरीद सकती है अपने स्क्वाड के अंदर। उससे कम ले ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 से ज्यादा आप नहीं खरीद सकते। और जैसा कि आपको यह भी पता होगा कि अगर आप अपनी प्लेइंग 11 बना रहे हैं तो उस प्लेइंग 11 में आईपीएल के अंदर आप 4 ही मैक्सिमम ओवरसीज प्लेयर खिला सकते हैं। तो भाई असल में आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि मुंबई इंडियंस के पूरे स्क्वाड के अंदर जो 8 ओवरसीज प्लेयर शामिल हैं आखिर उनका करंट फॉर्म कैसा चल रहा है। क्या वो ऐसे हैं जिन्हें देख के कहा जा सके कि हाँ भाई इनके इंडियन प्लेयर्स तो अच्छे हैं ही लेकिन साथ में ओवरसीज प्लेयर भी अच्छे हैं। मैं पहले ही कह दूं कि मुंबई इंडियंस के जो ओवरसीज के प्लेयर हैं ना कुछ खास नहीं है। हाँ इंडियन प्लेयर्स कमाल के हैं, रोहित शर्मा, बुमराह, सूर्या, हार्दिक, तिलक वर्मा, लेकिन जो ओवरसीज प्लेयर्स इन्होंने मेगा ऑक्शन के अंदर खरीदे हैं बहुत ही नॉर्मल हैं और जो ठीक ठाक हैं भी। उनका करंट फॉर्म जो चल रहा है ना उसे देखने के बाद, उसे सुनने के बाद आप अगर एक मुंबई इंडियंस फैन हैं तो आपको भी निराशा होगी। तो वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि जब तक ये वीडियो एंड होगी आपको मुंबई इंडियंस के स्क्वाड के जो 8 ओवरसीज प्लेयर्स हैं उनका पूरा एक एनालिसिस मिल जाएगा। और जब तक ये वीडियो का अंत होगा आप खुद ही ये आइडिया लगा लेंगे कि मुंबई इंडियंस आखिर इन 8 ओवरसीज प्लेयरों में से किन 4 को सबसे पहले प्रेफर करेगी अपनी प्लेइंग 11 में खिलाने के लिए। नजर डालें मुंबई इंडियंस के सबसे पहले ओवरसीज प्लेयर पे तो यहां पे नाम देखने को मिलता है रियान रिकल्टन का, जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। और मैं बता दूं कि रियान रिकल्टन एक विकेट कीपर बैट्समैन हैं और इनके अलावा कोई बहुत अच्छा ऑप्शन एज अ विकेट कीपर बैट्समैन मुंबई इंडियंस के पास अवेलेबल नहीं है। हाँ रॉबिन मिन्स जरूर हैं जो इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ बहुत खास नहीं उखाड़ रखा है कि सीधे उनको प्लेइंग 11 में जगह दे दें। तो ऐसे में अगर मुंबई इंडियंस को सोचना होगा कि आखिर वो किन 4 ओवरसीज प्लेयरों को खिलाना चाहते हैं, वहां पे रियान रिकल्टन का नाम काफी ऊपर होगा। क्योंकि अगर रियान रिकल्टन के करंट फॉर्म की बात करें तो हाल ही में साउथ अफ्रीका टी20 लीग के अंदर उन्होंने कमाल की पारियां खेली, कमाल का फॉर्म दिखाया। 8 इनिंग में 336 रन जड़े, 48 की औसत और 178 की स्ट्राइक रेट से। अब रियान रिकल्टन से आगे बढ़ते हुए अगर नजर डालें मुंबई इंडियंस के दूसरे ओवरसीज प्लेयर पे तो यहां पे नाम देखने को मिलता है बेवन जेकब्स का, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं जिनको मेगा ऑक्शन में मुंबई ने 30 लाख में खरीदा था। अगर इनके करंट फॉर्म की बात करें तो इनका फॉर्म बहुत ही वाहियात चल रहा है, बहुत ही बेकार चल रहा है और ये 100% मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में तो आपको नहीं देखने को मिलने वाले हैं, खासकर शुरुआती मैच में तो नहीं दिखेंगे। मैं बता दूं कि हाल ही में आईएल टी20 लीग के अंदर इन्होंने 3 इनिंग में बैटिंग करी और इन 3 इनिंग में मात्र 26 रन मारे, 13 की एवरेज और 96 की बहुत ही घटिया स्ट्राइक रेट के साथ। अब अगर नजर डालें मुंबई इंडियंस के तीसरे ओवरसीज प्लेयर पे तो यहां पे नाम देखने को मिलता है विल जैक्स का, जो कि पिछले साल आरसीबी के लिए खेल रहे थे। एक आध कमाल की पारियां भी खेली थी, एक बहुत ही तूफानी शतक भी लगाया था, जिसे देखने के बाद हर कोई कह रहा था कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन पे इन पे बड़ी बोली लग सकती है। बहुत बड़ी बोली तो नहीं लगी पर फिर भी ठीक ठाक बोली लगी, 5.25 करोड़ में बिक गए थे। और अगर हम इनके करंट फॉर्म की बात करें तो भाई फॉर्म कोई बहुत खास नहीं चल रहा है। साउथ अफ्रीका टी20 लीग के अंदर 9 इनिंग में 225 रन मारे, 25 की एक डिसेंट एवरेज के साथ और 135 की एक डिसेंट स्ट्राइक रेट के साथ। देखो डिसेंट स्ट्राइक रेट 135 की स्ट्राइक रेट को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विल जैक्स असल में ज्यादा इसलिए नहीं जाने जाते हैं कि वो लंबी पारियां खेलते हैं, वो इसलिए जाने जाते हैं कि वो बहुत ही तेजी से पारियां खेलते हैं। भले ही 30-40 रन मारे या फिर 25-30 रन मारे, लेकिन इतना तेज मार के जाते हैं कि मैच का जो सीन है पूरे तरीके से बदल देते हैं। पर यहां पे ना ही उन्होंने बहुत कंसिस्टेंटली रन मारे हैं, ना ही उनकी एवरेज बहुत खास रही साउथ अफ्रीका टी20 लीग में। जैसा मैंने बताया 25 की एवरेज रही और स्ट्राइक रेट भी इतनी बवाल नहीं रही कि हम कह सकें कि भाई 25 की एवरेज ठीक ठाक है। 25 की एवरेज इसलिए खराब दिखती है क्योंकि स्ट्राइक रेट भी मात्र 135 की है।
यहाँ पे बता दूं कि अभी उन्होंने IL T20 लीग के अंदर भी एक इनिंग खेली थी जहां उन्होंने 18 रन मारे थे और इस 18 रन की पारी के दौरान भी उनकी स्ट्राइक रेट मात्र 105 की थी। बहुत बातें चल रही हैं कि रोहित शर्मा के साथ विल जैक्स ही मुंबई इंडियंस के लिए ओपनिंग करेंगे IPL 2025 के अंदर, लेकिन इस फॉर्म को देख के शायद ही मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा के साथ उनको ओपनिंग कराना प्रीफर करेगी। यहाँ पे हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि विल जैक्स बैट्समैन होने के साथ साथ एक पार्ट टाइम स्पिनर भी हैं, ठीक ठाक बॉलिंग कराते हैं। बॉलिंग में उनका प्रदर्शन फिर भी ठीक ठाक रहा है। 7 इनिंग में 4 विकेट लिए साउथ अफ्रीका T20 लीग के अंदर और इकोनॉमी काफी अच्छी रही 6.48 की। तो बैटिंग और बॉलिंग इनका दोनों कॉम्बिनेशन देख के यहाँ पे मुंबई इंडियंस शायद उनको प्लेइंग 11 में प्रीफर कर ले। अब विल जैक्स से आगे बढ़ते हुए नजर डालें मुंबई इंडियंस के अगले ओवरसीज प्लेयर पे, तो यहाँ पे नाम देखने को मिलता है मिचेल सैंटनर का, जिनको मेगा ऑक्शन में 2 करोड़ में खरीदा गया था। अब देखो हाल ही में इन्होंने बहुत T20 क्रिकेट नहीं खेला है, कोई ऐसी बड़ी लीग्स नहीं खेली है, बहुत जगह ये बिके नहीं और कहीं अगर बिके तो इनको प्लेइंग 11 में टीमों ने खिलाना प्रेफर नहीं करा। लास्ट इन्होंने जो लीग खेली थी वो थी सुपर स्मैश लीग, जहां इन्हें 3 मैच में खेलने का मौका मिला था। बैटिंग भी आई तीनों मैचों में, बॉलिंग भी आई। बैटिंग की बात करें तो 11 की एवरेज के साथ 37 रन मारे, 103 की एक बहुत ही नॉर्मल सी स्ट्राइक रेट रही। मैं मिचेल सैंटनर के बैटिंग स्टैट्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनके अंदर थोड़ा बहुत एक बैट्समैन भी कभी कभी देखने को मिल जाता है, पर बैटिंग जैसा मैंने आपको बताया कि हाल ही में कहीं पे भी लीग में या किसी भी टूर्नामेंट में ऐसी कुछ भी खास नहीं करी है कि इनके अंदर एक बैट्समैन को देखना हम प्रेफर करें। लेकिन अगर बॉलिंग की बात करें तो इसी सुपर स्मैश लीग के अंदर 3 इनिंग में 3 विकेट लिए 7.67 की इकोनॉमी के साथ। उससे पहले श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेली गई T20 सीरीज में इन्होंने 3 इनिंग में वहां भी 3 विकेट लिए थे 7.64 की इकोनॉमी के साथ। मतलब बॉलिंग भी कोई बहुत खास नहीं रही है, विकेट बहुत ज्यादा नहीं मिले हैं। 1 विकेट पर मैच का रेट है, 3 इनिंग में 3 विकेट, दोनों ही टूर्नामेंट में, सुपर स्मैश में भी और श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज में भी। इकोनॉमी भी 7.6 की रही है, क्योंकि स्पिनर के हिसाब से कोई बहुत अच्छी भी नहीं है लेकिन बहुत बेकार भी नहीं है। तो मिचेल सैंटनर का भी करंट T20 फॉर्म हम कहें कि बहुत अच्छा चल रहा है, ये कहना गलत होगा। खैर मिचेल सैंटनर से आगे बढ़ते हुए अगर नजर डालें मुंबई के सबसे महंगे ओवरसीज प्लेयर पे, तो उनका नाम है ट्रेंट बोल्ट, जिनको मुंबई ने मेगा ऑक्शन में 12.5 करोड़ में खरीदा था। लेकिन मुझे कहते हुए बहुत ही खेद हो रहा है कि मुंबई इंडियंस ट्रेंट बोल्ट के भी करंट फॉर्म को देख के काफी निराश होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका T20 लीग में जहां खेले थे वहां 10 इनिंग में 11 विकेट लिए 6.95 की इकोनॉमी के साथ एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। विकेट बहुत ज्यादा नहीं मिले हैं लेकिन इकोनॉमी ठीक ठाक है 6.9 की। उससे पहले अबू धाबी T10 लीग खेल रहे थे, वहां 7 इनिंग में 4 विकेट लिए 8.93 की इकोनॉमी के साथ। उससे पहले अबू धाबी T10 लीग खेल रहे थे, वहां 7 इनिंग में 4 विकेट लिए थे और उससे पहले MLC टूर्नामेंट खेल रहे थे जहां 7 इनिंग में 9 विकेट लिए थे 9.27 की इकोनॉमी के साथ। तो इकोनॉमी भी ठीक ठाक सी रही है, कहीं ज्यादा कहीं कम रही है और विकेट भी बहुत ज्यादा नहीं मिले हैं जितना एक्सपेक्ट करते हैं हम ट्रेंट बोल्ट से। और ये परफॉर्मेंस भी उन लीग्स में है जिनका लेवल भाई IPL कंपैरिजन में काफी नीचे है। तो अगर इस फॉर्म के साथ वो IPL में आएंगे शायद वो जलवा नहीं दिखा पाएंगे जो कि वो एक वक्त पे मुंबई इंडियंस के लिए दिखाया करते थे। जहां हमने मुंबई इंडियंस के 5 ओवरसीज प्लेयरों पे नजर डाल ली है, अब बारी आती है मुंबई इंडियंस के 6ठे ओवरसीज प्लेयर के करंट फॉर्म पे नजर डालने की। तो मुंबई के 6ठे ओवरसीज प्लेयर का नाम है अल्लाह गजनफर, जिनको 4.8 करोड़ में मेगा ऑक्शन में मुंबई ने खरीदा था, क्योंकि भाई अफगानिस्तान के लिए खेलते हुए इनके जो नंबर्स हैं कमाल के हैं, कमाल के मिस्ट्री स्पिनर माने जाते हैं। पर अगर बिल्कुल करंट फॉर्म की बात करें तो IL T20 लीग में 3 इनिंग में बॉलिंग कराई लेकिन विकेट मात्र 1 ही मिला और इकोनॉमी भी बहुत ही खराब रही 9.49 की। उससे पहले T20 इमर्जिंग एशिया कप खेल रहे थे, वहां 4 इनिंग में 6 विकेट लिए 6 की इकोनॉमी से, जो कि एक अच्छी परफॉर्मेंस कही जाएगी। उससे पहले अफगानिस्तान की ही एक लीग शिफा गिजा लीग खेली, वहां 9 इनिंग में 18 विकेट लिए और इकोनॉमी मात्र 5.44 की रही। यही परफॉर्मेंस थी शिफा गिजा लीग की, जिसके बेसिस पे मुंबई इंडियंस ने इन पे 4.80 करोड़ रुपए खर्च करे। अब इन पैसों को ये IPL 2025 में वसूल करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन माना जा रहा है कि अल्लाह गजनफर 100% मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में दिखेंगे। शुरुआती मैच में दिखेंगे, उसके बाद अगर फॉर्म अच्छा नहीं रहा तो जाहिर सी बात है बाहर कर दिए जाएंगे। अल्लाह गजनफर के बाद अगर नजर डालें मुंबई इंडियंस के अगले ओवरसीज प्लेयर पे, तो उनका नाम है रीस टॉपली। इनका फॉर्म बहुत ही नॉर्मल चल रहा है और इनका फॉर्म भाई कभी भी अच्छा रहा ही नहीं। मुझको समझ में नहीं आता है कि इनको खरीदा क्यों जाता है। 75 लाख रुपए ही खर्च किए मेगा ऑक्शन में, कोई बहुत बड़ा अमाउंट खर्च नहीं करा है क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा बचा नहीं था। अब आप रोहित शर्मा, सूर्या, हार्दिक पांड्या, बुमराह, तिलक वर्मा जैसे प्लेयरों को रिटेन करेंगे तो भाई मोस्ट ऑफ द जो बजट है वो तो वही खर्च हो जाएगा ना। तो इसलिए जितना पैसा बचा था उसमें उन्होंने रीस टॉपली को भी खरीद लिया। इनके करंट फॉर्म की बात करें तो किसी भी बड़ी लीग में इनको खरीदा
नहीं गया। लास्ट इन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेली थी जो कि 30 दिसंबर से 7 फरवरी के बीच चली थी, जहां उन्होंने 7 इनिंग में 4 विकेट लिए थे 9.75 की एक घटिया एवरेज के साथ ही कहना सही होगा। खैर रीस टॉपली से आगे बढ़े तो मुंबई इंडियंस के जो आखिरी ओवरसीज प्लेयर हैं उनका नाम है लिजार्ड विलियम्स, जिनको 50 लाख में खरीदा था। साउथ अफ्रीका के राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं। इनको भी हाल ही में किसी भी बड़ी टी20 लीग के अंदर नहीं खरीदा गया और जहां खरीदा गया वहां इनको प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया। लास्ट इन्होंने आयरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज में टी20 मैच खेला था जो कि सितंबर अक्टूबर के करीब हुआ था। उसके बाद से कोई भी टी20 मैच नहीं खेला है और वहां भी 2 इनिंग में बॉलिंग मिली थी। उन 2 इनिंग में मात्र 1 विकेट लिया था 9.14 की इकोनॉमी के साथ। यानी इससे यह साफ हो जाता है कि मुंबई इंडियंस के जो ओवरसीज प्लेयर हैं किसी में भी वो दमखम नहीं है जो कि एक वक्त पे मुंबई इंडियंस के ओवरसीज प्लेयरों में हुआ करता था। तो मुंबई इंडियंस के इन 8 ही ओवरसीज प्लेयरों के करंट फॉर्म को देखने के बाद अगर मुझे चूज करना होगा कि आखिर इन 8 में से कौन से वो 4 ओवरसीज प्लेयर होंगे जिनको मैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में खिलाना चाहूंगा, तो मैं यहां पे सबसे पहले चूज करना चाहूंगा रियान रिकल्टन को, जो कि एक विकेटकीपर बैट्समैन है। दोनों ही चीजों में काम आएंगे, एज अ बैट्समैन भी एज अ विकेटकीपर भी। इनका फॉर्म भाई सभी ओवरसीज प्लेयर के कंपेरिजन में सबसे बेहतरीन चल रहा है। जैसा मैंने बताया था 8 इनिंग में 336 रन, 48 की एवरेज और 178 की स्ट्राइक रेट के साथ मार के आए साउथ अफ्रीका टी20 लीग के अंदर। बात करें दूसरे ओवरसीज प्लेयर की तो यहां पे मैं विल जैक्स रखना चाहूंगा, जिनकी परफॉर्मेंस उतनी बेकार नहीं है जितनी की बाकी ओवरसीज प्लेयरों की है। बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग में भी थोड़े बहुत स्पिन में ओवर्स डाल सकते हैं। उसके अलावा मैं यहां पे रखना चाहूंगा अल्लाह गजनफर को, जो कि एज अ स्पिनर टीम का हिस्सा बनेंगे। अगर इनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहता है तो इनकी जगह फिर आप मिचेल सैंटनर को टीम में जगह दे सकते हैं। बात करें चौथे ओवरसीज प्लेयर की तो यहां पे मैं खिलाना चाहूंगा ट्रेंट बोल्ट को। भले ही फॉर्म ठीक ठाक है, बहुत खराब नहीं, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन बोल्ट तो बोल्ट हैं, मुंबई इंडियंस के पुराने तुरुप के इक्के रहे हैं। तो ऐसे में बुमराह के साथ उनकी जो जोड़ी है काफी जमेगी और मुंबई इंडियंस मुझे लगता है कि 100% उनको अपनी प्लेइंग 11 में जरूर खिलाएगी। तो ये है मेरे प्रायोरिटी 4 प्लेयर्स, प्रायोरिटी 4 ओवरसीज प्लेयर फॉर मुंबई इंडियंस। आप होते तो आप आखिर मुंबई इंडियंस के इन 8 ओवरसीज प्लेयरों में से किन 4 को सबसे पहले प्रेफरेंस देते? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा याद से वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।